हाईकोर्ट के जज को लोकपाल के दायरे में यानी उनकी जांच की जा सकती है। जुडिशरी तो बौरा गई इस पर। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल ऑब्जर्वर। बहुत महत्वपूर्ण खबर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक, तीनों के बेंच ने आज स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया। एक लोकपाल, लोकपाल समझते हैं ना, देश का लोकपाल, जो भ्रष्टाचार, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए, जिसके दायरे में पीएम, सीएम और जनप्रतिनिधि अफसर सब आते हैं, तो एम खानविलकर साहब उसके चेयरमैन हैं। अभी उनके बारे में भी बताएंगे। तो उन्होंने अभी देश में एक नए बने राज्य के हाई कोर्ट में एक एडिशनल जज साहब के करप्शन की शिकायतें आई उनके बारे में, तो उस पर उन्होंने जांच की, मतलब, और उसके बाद उसकी समीक्षा, रिव्यू उसके करके उन्होंने वो भेज दिया सुप्रीम कोर्ट के पास और उसमें कह दिया कि साहब हमने इसे लोकपाल के दायरे में माना। अब ये तो बवाल हो गया। हाई कोर्ट के जज को लोकपाल के दायरे में यानी उनकी जांच की जा सकती है। जुडिशरी तो बौरा गई इस पर। तो ये जो बेंच थी इन्होंने कहा कि वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया गया इसका और इस पर रोक लगा दी गई। अब इस पर सारी जुडिशरी एकमत हो गई। मतलब पूरी खबर विस्तार से आपको आगे खोलेंगे कि क्या इस खबर के मायने हैं, क्या क्या हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि इस मामले में कि तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, हमेशा कपिल सिब्बल जी और दूसरे तमाम वकीलों के, मतलब पर्सनल तौर पे नहीं, केसेस में, मामलों में दूसरी तरफ होते हैं, उन दोनों की इस पर एक राय थी। सुप्रीम कोर्ट की राय वही है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं तो बहुत डेंजरस बात है डेमोक्रेसी के लिए, कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए। वही बात इस बेंच ने भी कहा कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को चलने जैसी बात है, रोकने जैसी बात है, उसके लिए बड़ी ही खतरनाक बात है, डेंजरस है ना। और मेहता साहब ने भी यही कहा कि साहब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, हर जज हाई कोर्ट है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, इसको आखिर तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बताते हैं आपको। तो हुआ ये कि एक शिकायत आई हुई है लोकपाल के पास। उस शिकायत में ये था कि एक अमुक अमुक हाई कोर्ट के अमुक अमुक एडिशनल जज साहब जो हैं, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने एक दूसरे साथी जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। उस राज्य के एक डिस्ट्रिक्ट में तैनात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि भाई उस कंपनी के फेवर में जरा कर दो कुछ। और ये जो ब्यौरा उन्होंने दिया है लोकपाल साहब ने, उसके मुताबिक वो जो कंपनी है, जो कोई बिजनेस या कंपनी जो है जिसके फेवर में वो जजमेंट चाहते थे, ये जो जज साहब हैं जिनकी ये शिकायत की बात हुई है, ये जज बनने से पहले जब वकालत करते थे तो ये कंपनी उनकी मुवक्किल थी। ठीक है। तो अब ये मामला है। अब फिलहाल लोकपाल साहब ने, लोकपाल संस्था ने, जिसमें खानविलकर साहब, अजय मानिकराव खानविलकर, तब जानते ही होंगे ना इनके बारे में, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, 4-5 साल का कार्यकाल था उनका। उसमें बड़े बड़े फैसले इन्होंने दिए, काफी चर्चित रहे अपने फैसलों के लिए। आपको अगर ध्यान हो थोड़ा सा याद दिला देते हैं। गुजरात में जो गोधरा केस हुआ था, उसमें जो बड़े सारे नेता इन्वॉल्व थे, कत्लेआम जो हुआ था गोधरा का, उस गोधरा के बाद जो दंगे हुए थे गुजरात में, एहसान जाफरी एमपी, उनकी वाइफ जफिया जाकरी और बहुत सारे लोग, हमारे जो मौजूदा यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, उनका नाम भी उस दंगों की अभियुक्तों की सूची में था। तो उनको क्लीन चिट जिस फैसले में दी गई, उस बेंच की अगुवाई खानविलकर साहब कर रहे थे। 377 का जो मामला है समलैंगिक संबंधों वाला, उसको अपराध की श्रेणी जिस बेंच ने दिया कि सहमति से भी अगर तब समलैंगिक संबंध हो तो वो अपराध की श्रेणी में। हालांकि भारतीय न्याय संहिता में तो उससे शायद अलग रखा है ना, उस पर भी विवाद चल रहा है। तो वो दूसरा इनका फैसला था जो उसमें आया। फिर पीएमएल ने, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसमें जो संशोधन हुआ और जो बड़ी स्ट्रिंजेंट वो आई थी ट्विन कंडीशन और बेल के लिए, जिस पे खासा विवाद हुआ। और अब सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद विजय मदनलाल चौधरी का केस है और अभी बाद में भी उस पर चल रहा है, जिसको फाइनल अभी होना बाकी बाकी तो खुल गया सबके सामने। तो उसके अलावा यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी जो एक्ट है, उसके अंदर। तो कुल मिलाकर के ऐसे कई सारे मामले हैं
जिनके साथ खानविलकर साहब का नाम जुड़ा फैसले हैं। भाई कोर्ट में थे, सुप्रीम कोर्ट में थे तो फैसले देंगे ही, लेकिन इत्तेफाक कहिए, संयोग कहिए कि ऐसे बड़े सारे फैसले हैं जिनमें खानविलकर साहब के फैसलों से मौजूदा सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसकी अगुवाई वो कर रहे हैं, उनको आप ये कह सकते हैं कि क्या कहें, मतलब राहत मिली, या उनकी मुश्किलें आसान हो गई, या राहत मिल गई, या उनके लिए सुकून वाले थे, है ना। अब इसमें बिटवीन द लाइन आप जो पढ़ना चाहें पढ़ लें, हम कुछ नहीं कह रहे। हमारा मानना है कि भाई हर न्यायाधीश अपनी कुर्सी के प्रति समर्पित होता है, आदर्श स्थिति है ये, है ना, होनी तो ऐसे ही चाहिए। तो इन्हें जुडिशरी के हलकों में, लीगल सर्किल में जो लोग अंदर की खबर रखते हैं, कानून के कॉरिडोर्स जो होते हैं, लीगल कॉरिडोर जो सत्ता और उसके साथ, है ना, उसमें लोग इन्हें थोड़ा मोदी जी के लिए समर्थक वाला वो मानते हैं। और जब इनकी तैनाती लोकपाल वाले इसमें हुई तो वैसे ही कहा, उनके साथी एक और भी हैं ऋतुराज अवस्थी जी, उनके बारे में भी लोग मतलब ऐसा कहते हैं, बिना उसके तो चीजें होती हैं। 2 साल तक तो लोकपाल का खाली था चेयरमैन वाला, 22 में ही उसकी हुई, उसको फिल किया गया। उसमें अधीर रंजन चौधरी साहब थे, कांग्रेस के जो लीडर ऑफ ओपोजिशन थे, याद करिए। उसमें चंद्रचूड़ जी भी थे, प्रधानमंत्री जी भी थे। तो अधीर रंजन साहब चौधरी याद है ना आपको, बाद में चले गए थे कांग्रेस छोड़ के उधर टीएमसी में। तो उस समय ये नियुक्ति हुई थी इनकी, खानविलकर साहब की। तो तब भी आईब्रोज तो रेज हुए थे, पर ठीक है। तो अब हुआ ये है कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हो गई है कि जुडिशरी पर खुद पड़ी ही अपनी इंडिपेंडेंस पे थोड़ा सा एक पत्थर आया, आशंका हुई, ये जो फैसला हुआ तो एकदम से जो त्वरित प्रतिक्रिया हुई। अब लोग कहेंगे कि भाई 2 दिन पहले ही जो डेमोक्रेसी को लेकर के चुनौती हुई, डेमोक्रेसी की स्वतंत्रता को लेकर चुनौती हुई, देश की पूरी संविधान से जिससे ताकत मिलती है, क्योंकि ये बेंच जो कह रही है, अभी तो खैर उन्होंने स्टे करके इसकी तारीख लगा दी है, 18-21 मार्च लगी है, इस पे सुनवाई होगी। केंद्र सरकार को और लोकपाल के रजिस्ट्रार को उन्होंने नोटिस भेजा कि भैया बताओ कैसे ये कैसे कर सकते हो। उन्होंने बड़ी हैरानी जताई है कि ये कैसे बात हुई है, उस पर भी थोड़ा आपको बताएंगे। लेकिन लोग इससे पहले इस पे तत्काल प्रतिक्रिया ये होगी, गुरु खुद पे पड़ी तो एकदम से याद आई। देश के लिए जरूरी है स्वतंत्र जुडिशरी होना, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी स्वतंत्र लोकतंत्र भी है ना। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता भी तो उतनी जरूरी है ना। तो लोग बोलेंगे ना, अभी ये सवाल तो खड़ा करेंगे कि जैसे ही जुडिशरी से जुड़ा कोई मसला होता है, कर्नाटक में भी किसी तरह की खबर है कि वहां एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया था, बार कर दिया था उनको, कहीं कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा इनका कहीं भी। तो उनका किसी ट्रिब्यूनल में या किसी उसमें अपॉइंटमेंट था, उस पर बार था, तो वहां हाई कोर्ट ने उसको, केंद्र सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया। ऐसे आते हैं, जाहिर सी बात है कि भाई अपने प्रोफेशन को लेके उसको तो सब भी संवेदनशील होते हैं। तो ये इस संदर्भ में थोड़ी सी बात हमने आपको बताई कि ये भी इसका पहलू है कि देश के लिए तो सारी बात इंपॉर्टेंट है। जो गवई साहब कह रहे हैं, इसमें बी आर गवई साहब ने कहा, कपिल सिब्बल जी एकदम से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो फिलहाल चेयरमैन हैं, कपिल सिब्बल जी नामी दिग्गज वकील, उन्होंने अपनी पेशकश की कि साहब मैं कोर्ट को असिस्ट करना चाहता हूँ इस मामले में। उन्होंने कहा इस पर कानून बनना चाहिए, कोर्ट ने तत्काल स्वीकृति दी। हैरानी की और सुखद हैरानी की बात है, या अंदर की क्या कहानी अब ये आएगी निकल के। जो सरकार का पक्ष रखते हैं धाकड़ वकील, हमेशा तर्क उनके पास होते हैं, तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर जनरल साहब, इस मामले में उन्होंने अपनी ही इस लोकपाल की जो सिफारिश या उनकी ऑब्जर्वेशन कहिए, उसको उन्होंने गलत ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी हाई कोर्ट का जज लोकपाल अधिनियम की धारा 14(1)(f), जिसका जिक्र उन्होंने किया है लोकपाल अधिनियम का, कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से जिस भी राज्य के हाई कोर्ट का गठन हुआ है, उसके हाई कोर्ट जज ये सारे जो है वो लोकपाल के जांच के दायरे में आएंगे। उन्होंने कहा गलत है, हर जज अपने आप में हाई कोर्ट है। तो अब ये संवैधानिक हलकों में बहस हो गई है। गवी साहब ने तो कह दिया कि साहब जो देश जब आजाद हुआ, संविधान बना, जब से संविधान बना, मतलब सीयू ले लें, तब से जो भी जजेस हैं, जो भी वो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, संविधान की एक मतलब आप उसे कई अधिकारी हैं, संविधान के अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, संवैधानिक संस्था, इंस्टीट्यूशन है हर जज अपने आप में। उसे केवल स्टेचुरी ऑफिसर मानना, वैधानिक अधिकारी मानना, थोड़ी सी बारीक बात है, समझनी पड़ेगी आपको। इसकी जब आगे बहस आएगी तो आपको थोड़ा उसका डिस्टिंक्शन समझ आएगा। लेकिन मोटे तौर पर उन्होंने कहा कि भाई ये इम्यूनिटी उनको मिली हुई है, उनको आप लोकपाल की जांच के दायरे में नहीं ले सकते। ठीक है, अब इस पर सवाल तो उठेंगे कि भाई अगर जो ऋषिकेश रॉय साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि
गलत करने वाले जजों के लिए सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में इफेक्टिव मेजर नहीं है, रेमेडी नहीं है कि उनको कैसे ठीक किया जाए, कैसे उनकी सजा का प्रावधान नहीं है। इम्पीचमेंट है, वो बड़ा लंबा प्रोसीजर है। और ब्रदरहुड सोसाइटी में चूंकि चीजें बड़ी ओपलेक में होती हैं, पारदर्शी तो है नहीं। और इस समय देश में सोशल मीडिया के बाद लोगों की जो दिलचस्पी है, जिस तरह का दौर चल रहा है, तो लोग हर चीज शीशे की तरह साफ देखना चाहते हैं। और एक ये कारण था, बड़ा प्रमुख कारण, कि DY चंद्रचूड़ जी जो एकदम से हीरो बने थे ना, आइकन बने थे, लोग उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें जता रहे थे। और शायद यही कारण था कि बाद में जो दो एक जगह उनके पांव फिसले, अगर हम कह सकें, चंद्रचूड़ जी नाराज मत होइएगा, हम उन लोगों में से शामिल नहीं है, हरीश साल्वे टाइप या और जो दूसरे लोग हैं, कि आप निकले तो हिसाब सेटल करने के लिए उन्हें जैसे ही मौका मिला उन्होंने बता दिया। अरे भाई, हम उस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं जो अभी उन्होंने किया इंडिया टुडे को, और उसको आपके BBC वाले इंटरव्यू के बाद के चंद्रचूड़ जी को नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बात करनी चाहिए, है ना। आप लोगों को तो याद ही होगा कि स्टेट बैंक वाले मामले में, इलेक्शन बॉन्ड वाले मामले में, आपने जो टफ सवाल पूछे थे हरीश साल्वे साहब से, आपने कहा था कि साल्वे साहब आप SBI के वकील हैं या किसी और पार्टी के वकील हैं, कि आप पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फंबल वंबल से आ गए थे ना, साल्वे साहब को परेशानी हो गई थी थोड़ी उस वक्त। और भाई साल्वे साहब ने बड़ी पुरजोर वो दलील दी थी कि साहब नहीं हो पाएगा, डेटा नहीं दे पाएंगे, थोड़ा टाइम दे दीजिए, इसको कंडीशन को हटा दीजिए, 2 दिन में कहाँ से देगा। पर आपने सुनी नहीं थी उस वक्त। तो शायद उसका उन्होंने, अब जब मौका मिला तो उन्होंने कर लिया अपना हिसाब चुकता। तो हर प्रोफेशन में चलता ही है। बहरहाल वापस लौटते हैं हमारे इस आज के महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ, इस खबर की तरफ, जिसमें गंभीर बात यह है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशरी की स्वतंत्रता तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही मौजूदा वक्त में। अब सत्ता प्रतिष्ठान में अलग अलग जो सबके अपने मोहरे हैं, सबके अपने प्रेशर पॉइंट्स हैं, सबने अपने लोग बिठाए हैं, घुसाए हैं, घुसाना चाहते हैं, और जो पूरा संघर्ष चल रहा है पावर को रिटेन करने का, उसके लिए जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, मीडिया तो कब्जा कर ही लिया, मीडिया तो सारा कब्जे में है, जुडिशरी में ही बस अभी उनकी उतनी वो नहीं पहुंच पाई है। बाकी जगह भी आप देख लीजिए, सब जगह चीजें, मतलब जितनी भी बाउंड्रीज थी वो ब्लर हो गई है, सब ओवरलैप हो गई है, मिल गई। तो जो लोकपाल साहब ने, खानविलकर साहब ने भेजी है चिट्ठी, उन्होंने कोई नाम का खुलासा नहीं किया, शिकायतकर्ता का भी नहीं किया है, जज साहब का भी नाम नहीं दिया है, और उस हाईकोर्ट का भी नहीं दिया है। लेकिन उससे कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, जो उन्होंने कहा है कि रिसेंटली क्रिएटेड स्टेट। तो अब आप लगा लीजिए अंदाजा, रिसेंटली क्रिएटेड में कौन कौन से हैं। उत्तराखंड है, झारखंड है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, हाल फिलहाल में तो राज्य जो बने हैं वो यही है। थोड़ा उससे पहले तेलंगाना बना था। तो रिसेंटली क्रिएटेड बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, उसके बाद वहां हाईकोर्ट बना, ठीक है। वो उन्होंने अपने उसमें लिखा है कि रिसेंटली क्रिएटेड स्टेट, जहां जो हाईकोर्ट है बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, और उसको उन्होंने रीजन दिया है, उसके तहत उन्होंने, और बड़ा उसमें जो भाषा भी है ना, कि इन दिस सिंगुलर, फाइनली इन दिस सिंगुलर मैटर, ये जो बड़ा यूनिक सा मामला है, ये जो एक बड़ा यूनिक सा सवाल है, जो कि क्या हाई कोर्ट का जज लोकपाल के दायरे में आएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब आएगा, ये रीजनिंग उन्होंने दी है कि भाई बिकॉज ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है इसलिए आएगा, ये रीजनिंग उन्होंने दी है। और उन्होंने कहा कि हम इसके अलावा और कोई इस पे हमने अभी जांच की वो नहीं की, हमने कोई बाकी मेरिट पे कोई नहीं किया उस शिकायत के। ये सवाल उन्होंने एड्रेस किया है, ठीक है। और वो उन्होंने फिर भेज दिया कि हम इससे पहले कि इस पे आगे कुछ करें, आगे कोई कार्रवाई करें, क्योंकि लोकपाल के पास तो अधिकार है फिर पूरा मामला चलाने का भी वो दे सकता है, और जो भी उनके पास हो, उसको एक्सरसाइज करने से पहले उन्होंने कहा कि ये मुनासिब होगा कि चीफ जस्टिस साहब इस पर अपनी एडवाइस दें। तो वो खन्ना साहब को उन्होंने, यानी सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने भेज दिया। उसी का इस बेंच ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेके इसको केस को इनिशिएट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। जनवरी का ये डेवलपमेंट है जिस पे अब हुआ। अब तारीख हमने बताई दी आपको, आगे नोटिस इशू हो ही गए, यूनियन गवर्नमेंट को भी, मतलब केंद्र सरकार को भी कर दिया है, जो तरीका होता है कोर्ट में। अब उस पर जवाब आएगा नोटिस पे, तब इस पे बहस होगी और तब इस पे बात आगे बढ़ेगी। लेकिन ये याद दिला दें कि इसी लोकपाल के पास DY चंद्रचूड़ जी के कार्यकाल के दौरान और उनके बाद उन पर कई ऐसे मामले लोगों ने शिकायत की थी कि इन्होंने अपने पद से जो है फायदा पहुंचाने की बात की, उसको करप्शन माना था, कि इन्होंने ऐसे फैसले दिए, है ना। मतलब अब वो चाहे राम मंदिर वाली बात उन्होंने कही हो कि मैंने भगवान से वो ली प्रेरणा, जिसका वो खंडन कर रहे हैं कि सोशल मीडिया की उपज है, BBC वाले पत्रकार को उन्होंने बोला, और भी कई जगह बोला, या और जो दूसरे फैसले थे जिसको लेकर के लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं चंद्रचूड़ जी को, क्योंकि उम्मीदें बहुत लोगों की पड़ गई थी। और उसके बाद फिर लोगों ने देखा कि वो आरती वाला जो एपिसोड, जिसको उनके साथी जजों ने भी मतलब उचित नहीं माना, लोगों ने थोड़ा सतर्कता के साथ जवाब दिया है बचते हुए, तो कोई भी करेगा भाई, इतना नजदीक कलीग रहा है। लेकिन बात तो कह दी है, ऋषिकेश भाई साहब ने कहा भी कि इट कुड हैव बीन अवॉइडेड, ये अवॉइड किया जा सकता था।
और भी कई लोग बोले हैं। बाकी जो लोग खुल के बोलने वाले लोग हैं, मधुर लोकुर जी हो गए, कुरियन साहब हो गए, रेखा शर्मा जी हो गई, उन लोगों ने तो भाई ढंग से लानत मलानत की है। तो अब उनके तो मतलब शायद रिश्ते भी वैसे ही है ना जैसे प्रशांत भूषण जी के हमारे तुषार मेहता जी के साथ हैं, या तुषार मेहता जी के भूषण जी के साथ हैं। कल भी इंटरेस्टिंग हुआ ना जब उन्होंने कहा कि मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता, तुषार मेहता जी ने, जब ये सूर्यकांत जी वाली कोर्ट में मामला आया था चुनाव आयोग की नियुक्ति का, जहां सरकार ने किस तरीके से चीफ जस्टिस को बाहर किया, तो वो मामला नहीं लगा सुप्रीम कोर्ट को स्यूमोटो कॉग्निजेंस का। नहीं मतलब स्यूमोटो कॉग्निजेंस मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी सुनवाई चली रही है। उसमें जो प्रशांत भूषण जी की, बहुत सारे लोगों की ये अपेक्षा थी, जो लोग भी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाले हैं, एनजीओ वाले कह लीजिए, या जो इस समय जो भी लोग देश में लोकतंत्र की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उसमें अनावश्यक दखलंदाजी की, उसको कब्जे में लेने की बात कर रहे हैं, संस्थाओं को बौना कराकर वहां जो गोटियां फिट की जा रही हैं कि हर जगह अपने हाथ में ले लो चीजें सब, और बस ऊपर से कैलिब्रेटेड सी डिक्टेटरशिप बन जाए। उसमें संदर्भ में जो लोग हैं उनका मानना है, वो मानना था कि सुप्रीम कोर्ट को उस मामले में अत्यधिक, जिसको कहें एक्सेप्शनल, उनको तत्परता दिखानी चाहिए, प्रोएक्टिवनेस वो दिखानी चाहिए कि भाई ये मामला पूरी देश की उससे जुड़ा हुआ है। संवैधानिक जो शुचिता है, संवैधानिक जो भावना है जिसके तहत संस्थाओं को काम करना चाहिए, जो ढांचा ही अगर वो रह जाएगा जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जा रहा है, माना जाता है, जो उनको ये ताकत देता है अदालत को कि भाई आप जुडिशियल रिव्यू करो, समीक्षा करो, गलत हो रहा है ये कानून सही है कि गलत है। ये कौन इसका फैसला करे कि मंदिर को खोद के, हर पूजा स्थल को खोद के उसमें ढूंढो, ये बुलडोजर से वो करो, जिसे आप बाद में कहते हैं कि संविधान की भावना ऐसी नहीं है। संविधान ये नहीं कहता। कोई मुख्यमंत्री कहीं पे कहता है कि ठीक है जघन्य हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, लोगों का गुस्सा है, तो भी क्या किसी मुख्यमंत्री को या पॉलिटिकल को या किसी को भी अधिकार मिल जाता है कि वो खुद ही कह दे, खुद ही कह दे कि इसको फांसी दे दो, ये दोषी है? नहीं है ना। जिसको जस्टिस ओक साहब ने कहा एकेडमिक डिस्कशन में, सेमिनार में, क्योंकि मैसेज इसी तरीके से दिया जाता है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, जो जब आवेश में, जानबूझ के, अनजाने में, या जो भी लोगों की रणनीति होती है उसके तहत एक परसेप्शन बनाने की, एक पब्लिक ओपिनियन ड्राइव करने की कोशिश होती है, तो फिर उस समय काम होता है ऐसे लोगों का जो संविधान को समझते हैं कि पहले इशारे से समझाओ, प्यार से समझाओ, संकेत में, बौद्धिक तरीके से, बुद्धिजीवी नहीं तो फिर उसके बाद करो। अब इंडिविजुअल साहस की भी बात है। जो धनखड़ साहब ने पूरा अभियान चलाया हुआ है कि जुडिशरी एनक्रोच कर रही है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में की घुस रही है, जुडिशरी अपने दायरे में रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सीधे सीधे अभियान चला रहे हैं। तो वो कॉग्निजेंस का नहीं लगा मामला, लगना चाहिए था। मेरी तो यही राय है। हमारी इस राय से आप कितना सहमत हैं? क्या आज के ऐसे कठिन वक्त में, क्योंकि जो पूरी की पूरी जनरेशन है, हमारा जो पूरा वोटर है, हम यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के, हमारा सारा वोटर जो है वो एवरेज एज उसकी 28 से 32 साल है, और हम 2032 तक सबसे युवा देश रहेंगे। इसीलिए पूरा जो ये सब चल रहा है ना, क्योंकि इतिहास को क्यों पुनर्परिभाषित किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस जनरेशन को नहीं पता है, जो मिलेनियल है 2000 के। इसीलिए पूरी कोशिश हो रही है। वो सब तरफ दिख रही है आपको, फिल्मों से देख लीजिए आप, क्या नाम है, किताबों में देख लीजिए, हर तरह से देख लीजिए, सार्वजनिक मंचों पे देख लीजिए। कोशिश ये हो रही है नेहरू को बदनाम करो, बाकियों को बदनाम करो, उनको अपने तरीके से बताओ कैसे अत्याचार हुए थे, मुगलों ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, और उसके उस लॉजिक को दिया जाता है जस्टिफाई करने के लिए जो आज चीजें संविधान के दायरे से इतर हो रही है। ये है सारी बहस। तो इस संदर्भ में ये हमारा कमेंट है, या हमारा आप इसे अपेक्षा कह लीजिए, हमारी उम्मीद कह लीजिए, हमारी एक्सपेक्टेशन कह लीजिए, जुडिशरी से ये भी है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जब आप बुलडोजर जस्टिस को, जो पूरा 1 साल 1.5 साल चला देश भर में, जब आप गौवंश के नाम पे जो पूरी मॉब लिंचिंग हो रही थी उसके ऊपर जब आप रोक लगाते हैं, जब आप गाइडलाइन इश्यू करते हैं, जब आप बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, हम सरकार से इस पे ऐसे ऐसे होना चाहिए। बुलडोजर जस्टिस में पहले भी थे कानून, तो ऐसा थोड़ी था कि पहले नहीं था कि कोई भी कुछ कर लेगा, लेकिन चीजें जब नहीं मानी जा रही हैं और उसका राजनीतिकरण हो रहा है, तब आप करते हैं, तब आप बीच में आते हैं। तो वही यहाँ उम्मीद लोग आपसे कर रहे हैं। बाकी जुडिशरी की स्वतंत्रता को लेकर किसको ऐतराज हो सकता है? पर माय लॉर्ड, ये भी एक सवाल जरूरी है इसी के साथ, गुस्ताखी ना समझे इसे, कि जुडिशरी में यदि करप्शन है, जिसकी बानगी बहुत सारे मौकों पे मिली है, बहुत सारे मौकों पे मिली है, तो फिर उसको भी रोकने के प्रभावी इंतजाम होने ही चाहिए। देश की जनता जरूर चाहेगी, और वो करप्शन सिर्फ आर्थिक स्तर का ही नहीं है,
वो करप्शन अपनी अपने अधिकार के मिसयूज का भी हो सकता है, वो किसी को जायज नाजायज फायदा पहुंचाने का भी हो सकता है। तो ये भी उतना ही बड़ा प्रश्न है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के साथ साथ जुडिशरी में जो अधिकार मिले हैं उनको कैसे, उसका सही इस्तेमाल कैसे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी लोगों की अपेक्षाएं उतनी ही हैं। तो ये भी एक ऐसा सवाल है जिससे जूझना आपको ही पड़ेगा। अगर आप उस इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के कंटेक्स्ट में, तो फिर अगर ये पता चलता है कि अमुक जज साहब वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, वो अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रहे हैं, तब क्या किया जाए? फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर तो गवर्नर ये जो कहेगा कि उसको इम्यूनिटी मिली है, वो चाहे कुछ भी करे, उन पर चाहे कोई महिला आरोप लगाए, जैसे हमारे वेस्ट बंगाल के गवर्नर साहब के ऊपर है, तो फिर तो मामला ही दर्ज नहीं हो सकता जब तक वो सीट पे बैठे हैं। फिर तो ये तो फिर हो जाएगा ना, अगर कोई जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन वाली वही कहानी है, फिर तो बाकी जगह भी यही होगा। तो फिर ये सवाल तो सर आज की तारीख में, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है, तो ये भी उतना ही बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर आप सब लोगों को ही देना होगा। हमारी इस राय से आप कितना सहमत है, हमें अपने कमेंट से बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।